जय हिंद। आज के इस लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में, हम कुलाम के बारे में समझेंगे, कुलाम्स लॉ के बारे में समझेंगे, यानी कुलाम के नियम के बारे में समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा मतलब और लोगों से हट के हो सकता है। इसमें हम कुछ ऐसे चीजें बताएंगे जो शायद आपको पता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आप लोग अपना नोट से लेके बैठ जाइए और अब हम शुरुआत करते हैं। कुलाम का नियम। कुलाम का जो नियम होता है, इसको हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। स्थिर विद्युत बल, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो आपका कुलाम का नियम होता है, वह नियम विद्युत बल पे क्या है, आधारित है। देखिए, अभी तक तो ये हमें पता था कि मान लेते हैं हमारे पास कोई क्या है, जातीय आवेश है। समजातीय मतलब एक ही प्रकार के आवेश है, तो इनपे क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कार्य करेगा। और अगर आपका यही बल क्या हो, विपरीत टाइप का हो, तो इसपे क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ये सभी को पता है कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन इनमें ये जो बल होगा, वह कितने बल से, कितने मैग्नीट्यूड से क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ये नहीं परिभाषित किया गया था। और इसको परिभाषित करने के लिए आए थे कौन, अपने कुलाम भाई साहब। कौन आए थे, कुलाम भाई साहब। और कुलाम भाई साहब ने कहा कि अगर आप दो बिंदु आवेश रखते हैं, क्या रखते हैं, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं। ये क्या है आपका Q1, और ये मान लेते हैं आपका क्या है, दूसरा बिंदु आवेश क्या है, Q2। Q1 Q2 ये धन है, ये भी धन है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका पहला आवेश है, इस पे ये वाला क्या करेगा, बल लगाएगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अच्छा, पहले ये भी समझ लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, मान लेते हैं R, क्या है, R मीटर है। अब देखिए, इस पे जो बल लगेगा, ये वाला आवेश, इस पे जो बल लगाएगा, वह बल लगेगा आपका F1। कौन लगा रहा है, 2। तो मान लेते हैं F1 2, इस पे बल लग रहा है पहले वाले आवेश पे। इसका मतलब ये वेक्टर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि बल सदिश राशि होती है। इसका मतलब ये कि पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश का लगाया गया बल क्या है, ये है। अगर इस पे बात करें तो ये वाला इसको भी धक्का मारेगा, और इस पे जो बल लगेगा वह लगेगा F21, यानी दूसरे वाले पे पहले के कारण लगाया गया क्या है, आपका बल है। और ये बताया गया कि ये प्रतिकर्षण, ये क्या होंगे, आपस में प्रतिकर्षण होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, विपरीत प्रकार के हैं। और ये मैग्नीट्यूड में तो समान रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। यानी आपका जो F12 है वह बराबर होगा माइनस का F21 के, वेक्टर के रूप में। यानी अगर इसको हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें, दिशा के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से, दिशा के हिसाब से देखें, तो इनकी दिशा जो होगी वह विपरीत होगी। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा F12 मैग्नीट्यूड बराबर होगा F21 के। यानी इनका जो परिमाण होगा, आंकिक मान होगा, वह क्या होगा, बराबर होगा। ये इनके कहने का मतलब था। अब देखिए, इन्होंने कहा कि इस पे जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण आकर्षण कोई भी बल लग रहा है, वह सीधे समानुपाती है किसके, इसका जो मैग्नीट्यूड है वह सीधे समानुपाती है इनके आवेश के गुणनफल के। यानी जितना ज्यादा आवेश रहेगा उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतने ज्यादा लगेगा। और देखा कि ये जो दूरी है, दूरी के बढ़ने से ये क्या हो रहा है, बल जो होता है वो घटता जा रहा है एक दूसरे पे। और वह कैसा घट रहा है, वह इनवर्स के रूप में घट रहा है, और वो भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये इसको मान लिया समीकरण 1, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया गया तो F समानुपाती आया Q1 Q2 बटे R²। अब यहां से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। ये आपका क्या निकल के आ गया, फोर्स। और किसमें रहेगा, फोर्स की मात्रा तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां तक कुलाम का नियम तो सही था, मतलब अब भी सही है। अब इसके आगे देखिए, ये जो है आपका के एक प्रकार का क्या है, नियतांक है। यह कैसा, सीधे सीधे बोले माध्यम का नियतांक है, नियतांक है। यह नियतांक
है, लेकिन यह जो होता है ना वह माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। देखिए, आप लोग जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें आपने पढ़ा होगा F बराबर होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यानी न्यूटन का कहना था कि ये m1 द्रव्यमान है और ये आपका m2 द्रव्यमान है, इनके बीच की जो दूरी है वह मान लेते हैं r मीटर है, तो जो बल लगता है वह इतना लगता है। और जहां ये G है वह सार्वत्रिक नियतांक है, सब जगह मान्य होगा, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक बोलते हैं, सीधे लिख दे रहे हैं सार्वत्रिक नियतांक। लेकिन यहाँ पे जो ये K आया है ना, यह K सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, यह डिपेंड करता है माध्यम पे। किस पे? माध्यम पे। और जानिए, ये जो K है, यह K जो होता है हवा के लिए, निर्वात के लिए, हवा और निर्वात के लिए, या बस हो गया फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मतलब निर्वातीय है। फ्री स्पेस के लिए जो K का मान होता है वह होता है 9 × 10⁻9। इसका जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। किसका? इसका। यही K जो होता है, यह K, यही K आपका होता है 1/4 पाई अपसाइलन। ध्यान रखना, यहाँ पे अपसाइलन 0 अभी नहीं रखना, हमारी कहानी इसी पे होगी और इस पे एक हम अलग वीडियो बनाएंगे अभी आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई अपसाइलन, और इसको हम कहते हैं अपसाइलन को परावैद्युत की विद्युतशीलता, परावैद्युत की विद्युतशीलता, या सीधे सीधे इसको बोला जाता है परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। अपसाइलन 0 नहीं है, अभी याद रखना, सभी को पता है अपसाइलन 0 बराबर होता है 8.854 × 10⁻⁻12। लेकिन अभी इसको हम नहीं बताए, इसलिए बौखलाइएगा नहीं, पगला के वहीं पे सब नरक कर दे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे देखिए, एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो बल लग रहा है, इस आवेश पे जो बल लग रहा है वो उसके सेंटर रेखा से के अनुदिश जो रेखा होती है, उस सेंटर रेखा के अनुदिश ही हमेशा क्या लगेगा? बल लगेगा। इसको समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक आवेश है, एक आवेश यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं एक आवेश, इसको 2 आवेश, तो इस पे मान लेते हैं ये +1 + Q1 है, ये मान लेते हैं क्या है +Q2 है। तो इसके द्वारा इस पे प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा, और यह जो प्रतिकर्षण बल होगा यह इसके केंद्र से जो रेखा जाएगी इसी के अनुदिश होगी, इसी के अनुदिश यहाँ पे लगेगा F21। अब ये नहीं कि इसको हम लगा दिया इसे इधर, नहीं, हमेशा उसके केंद्र के अनुदिश ही रहेगी। यानी ये कह सकते हैं आवेश के केंद्र रेखा के अनुदिश बल लगेगा, अनुदिश बल लगेगा। हैंड राइटिंग गजब की है, नोबेल पुरस्कार मिला है हमको। ये आपको समझ में आ गई। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, ये जो क्या है डायरेक्शन में कैसा होगा? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? उल्टा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वह कैसा होगा? सेम। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उसका परिमाण। परिमाण हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ये आपको बात समझ में आ गई कूलाम के नियम में। और कूलाम का नियम का जो सूत्र होता है यहाँ तक आ गया है। अब इसके आगे, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, हाँ सही तो है। यानी हम इसको ये भी कर सकते हैं, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं करना अभी, एप्सिलॉन जो होता है वह होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ तक इसको छापिए। अब जहाँ पे K है, यानी ये जो K है, यहाँ पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कर सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। यानी इसको अगर हम करना चाहें तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, अभी 0 नहीं करना है, अगर बोल दिए होंगे तो गलती हो गया, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। अभी याद रखना एप्सिलॉन 0 का कहानी आगे आएगा। और ये एप्सिलॉन क्या है? वह परावैद्युत की विद्युतशीलता, या इसको इंग्लिश में परमिटिविटी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो बल है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे जो F है
वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। अगर ये आपका कांस्टेंट हो, फिक्स हो, इसका मान हो, तो ये जो फोर्स है दूरी के बढ़ने और घटने से क्या होता है, घटता बढ़ता है। अगर इसका हम ग्राफ में दर्शाएं दूरी और किसको, बल को, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर्स वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे ले लेते हैं हम क्या, दूरी। तो देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ी सी दूरी बढ़ने पे जो बल है वह बहुत तेजी से घटता है। तो इसके और इसके बीच का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, अतिपरिवलयाकार होता है। ये क्या है, दूरी। दूरी के बढ़ने से फोर्स का मान क्या होता है, घटता जाता है। अगर हम आपसे कहें कि एक जैसे सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं क्या है, आवेश है, दो आवेश है, मान लेते हैं Q1 और Q2। इनके बीच का जो दूरी है मान लेते हैं कितना r है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है इन पे क्या है, F है। तो F बराबर क्या होता है, 1/4, एक छोड़ो, K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर कहे दूरी को हम आधा कर दें, यानी r की जगह पे आधा कर दें, तो बताओ बल क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, दूरी आधा कर देंगे तो F बराबर F डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, F डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर से निकालें अगर यही, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 1/r स्क्वायर। और 1/r स्क्वायर जो है वह क्या है, F है। यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल F डैश बराबर 4F। इसका मतलब ये दूरी को घटा देंगे, यानी इनको पास ले आ देंगे। जब पास ले आ देंगे दोनों आवेशों को, तो उस पर फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। और सूत्र के हिसाब से भी सही है। तो कितने टाइम से बढ़ेगा, 4 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। फिलहाल ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यह है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण यानी वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। देखिए बात यह है कि जो फोर्स होता है, फोर्स वह कैसा होती है, सदिश राशि होती है। और जो आपका आवेश है वह कैसा है, अदिश है। चूंकि इस पे बल लगाया जा रहा है तो इसलिए आवेश के रूप में उसको हम क्या करेंगे, फोर्स को हम एक सदिश के रूप में दर्शाएंगे। तो सदिश के रूप में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, Q1 आवेश है और यहाँ पे क्या है आपका Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी केंद्र से दूरी हमेशा ली जाती है, क्या है, r है। मान लेते हैं इस पे जो बल लगा है वह F12 एक दूसरे के कारण, और इस पे जो लगा है दूसरे पे पहले के कारण। और ये क्या है, वेक्टर के रूप में लिखे गए हैं ऐसे करके। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए अगर हमको इस पे निकालना है तो हम यहाँ से लेंगे ये, अच्छा ये मैग्नीट्यूड में r है, वेक्टर r है, और इसको मैग्नीट्यूड में, परिमाण में ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड या केवल r लिखें वही बात है। यहाँ से लिखेंगे तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये करेंगे, अरे सॉरी, हाँ यहाँ से यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका r21 बराबर हो जाता है r1 माइनस r2। ये वेक्टर का रूप है। अगर हम इस पे बल निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ निकालना होगा तो वेक्टर 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, फाइनल 2 वेक्टर 2, हाँ वेक्टर, हाँ r2 माइनस वेक्टर r1। इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए आपका जो बल होता है किसी एक पे, मान लेते हैं इस पे निकालना है, मान लेते हैं इस पे निकालना है किसी एक पे बल, तो निकालेंगे F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यही ना। अब इस r को हम क्या लिखेंगे, इस r को हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, यानी इस बल को वेक्टर के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे एक एकांक वेक्टर, इसी डायरेक्शन में एक इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे होगा, r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, ये आपका मिल गया क्या, यूनिट वेक्टर। और आपको पता होना चाहिए जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे माड वेक्टर ए। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं F21 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, अभी जीरो नहीं लगाना है,
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे हम एकांक वेक्टर क्यों लिखे हैं, क्योंकि एकांक वेक्टर केवल दिशा बताता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एकांक वेक्टर रख देने से इसके मान में कुछ नहीं केवल डायरेक्शन बसाएगा। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पे एकांक वेक्टर लिए हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इनटू क्या करेंगे, एकांक वेक्टर की जगह पे हम वेक्टर ए ये वाला लिख सकते हैं, क्या है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 बटा माड वेक्टर ए, इसको क्या लिख सकते हैं r1 माइनस r2, यही ना, या यही आपका बराबर है, एक मिनट इसको माड कर लें, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, इस r के ही बराबर तो है, r मैग्नीट्यूड के ही तो बराबर है, तो आप इतना लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, यानी सदिश निरूपण हो गया किसका, कूलॉम का नियम का। इसको और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये जो है वेक्टर r यही बराबर है आपका क्या, इसके, तो जहां पे वेक्टर r है, देखिए वेक्टर r जो है इसके बराबर है और यही बराबर है इसके, और यही बराबर है किसके, इसके, तो जहां पे ये वेक्टर r है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इतना तो आराम से लिख सकते हैं। तो वेक्टर r स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, f21 बराबर क्या हो जाएगा, f21 नहीं यार, f12 पे निकाल रहे हैं, पहले पे निकाल रहे हैं दूसरे के कारण, माफ करिएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 बटे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं r1 माइनस r2 ये का स्क्वायर इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 बटे माड वेक्टर क्या है r1 माइनस r2। यहाँ पे हम माड क्यों लगाएं, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड है और उसका वर्ग है, तो केवल मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको अगर आप और देखना चाहते हैं, एक मिनट देखिए कैमरा मारा है कि नहीं, हाँ काफ़ी हद तक सही है। इसको अगर आप और लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा क्या, यफ किस पे निकाल रहे हैं, पहले पे दूसरे के कारण बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन इंटू, अब देखिए Q1 Q2 वही रहेगा, Q1 Q2 बटे, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ से तो मैग्नीट्यूड का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r1 माइनस r2, ये पूरा मैग्नीट्यूड में रहेगा होल क्यूब इंटू ये वेक्टर फॉर्म में r1 माइनस r2 किस में, वेक्टर में, ये आपका मिल गया क्या, वेक्टर निरूपण। तो आपको समझ में आ गई वेक्टर निरूपण कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, या फिर और कुछ बता दें, चलिए छोटा रखते हैं वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।